हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। इसमें पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। ये आपके इतिहास की बुक से है। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ अपनी टीचर का नाम लिखना है और यहाँ दिनांक लिखना है 25 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 22 समाजवाद। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ, इस शब्द का प्रयोग अलग अलग समय, स्थान और लोगों द्वारा अलग अलग उद्देश्य और संदर्भों में किया जाता रहा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे समाजवाद का अर्थ। ठीक है, ये क्या है? ये लोगों के द्वारा अलग अलग उद्देश्य और अलग अलग संदर्भों में इसका प्रयोग किया जाता रहा है। तो समाजवाद में समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण को समझाता है। तो इसका मतलब है कि समाजवाद में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो समाज, इसके अलावा आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, इसके अलावा सामाजिक विषयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और धन संपत्ति के स्वामित्व के, धन संपत्ति का मालिक कौन है और उसका वितरण किस प्रकार से किया गया है। तो इन सभी बातों का अध्ययन हम समाजवाद के अंतर्गत करते हैं। अब हम पढ़ेंगे समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं। तो नंबर 1 फर्स्ट विशेषता है, समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। इसका मतलब है कि जो हमारी अपनी निजी संपत्ति है उस पर कोई भी अधिकार आधारित अधिकारों का विरोध, उसका विरोध करता है। जो हमारी अपनी निजी संपत्ति होती है तो उससे संबंधित जो अधिकार हैं उनका विरोध करता है। दूसरा विशेषता है, यह पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ है। पूंजीवाद के खिलाफ है और मुक्त व्यापार के भी खिलाफ है। तीसरा पॉइंट है इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथ में होना चाहिए। जितना भी उत्पादन किया जाता है वो किसके हाथ में होना चाहिए? या तो समाज के हाथ में होना चाहिए या राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है, इसकी विशेषता है समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्य व अधिकारों के वितरण पर भी विचार किया गया है। मतलब नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या कर्तव्य हैं। तो इस तरह से ये सभी क्या है, समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूरोप में समाजवाद आने की परिस्थितियाँ। यूरोप में समाजवाद क्यों फैला था? देखो, कोई भी जब बदलाव आता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये यूरोप में समाजवाद आने की परिस्थितियां या समाजवाद आने के कारण हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व मतलब भाईचारा, न्याय जैसे विचारों का पूरे यूरोप में फैलना। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो क्या हुआ था? उसके बाद जब फ्रांसीसी क्रांति थी उससे लोगों में समानता की भावना आ गई थी, भाईचारे की भावना और न्याय की भावना, ये पूरे यूरोप में फैल गई थी। ठीक है, जो कि समाजवाद का प्रमुख कारण रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है समाजवाद का कमजोर होना, सामंतवाद का कमजोर होना। जो सामंतवादी थे उनका धीरे धीरे पतन होने लगा था। तो सामंतवाद का कमजोर होना और नए राष्ट्रों का उदय की भावना, नए राष्ट्रों का विकास होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है औद्योगिक क्रांति के कारण। औद्योगिक क्रांति हुई थी, उद्योग खुले थे बहुत सारे। तो औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ना। तो जो मजदूरों की संख्या थी उसमें अंतर आया था। ठीक है, और इससे क्या हुआ था कि जो मध्यम वर्ग था उसका भी उत्थान होने लगा था। तो और पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ना। जो पूंजीपति लोग होते हैं, जो धन वर्ग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उनके और मजदूरों के बीच में वर्ग संघर्ष बढ़ने लगा था। वो अपने आप को निम्न स्तर का, जो मजदूर थे उनको जो पूंजीपति वर्ग थे वो निम्न स्तर का समझते थे और स्वयं को उच्च स्तर का समझने लगे थे। तो ये क्या था? ये समाजवाद को आने के लिए एक परिस्थिति बन गई थी। नेक्स्ट है विज्ञान की नवीन खोजों और यातायात के साधनों में विकास के साथ व्यापार और मध्यम वर्ग का तेजी से उदय होना। देखो यहाँ बताया फिर से, मध्यम वर्ग का तेजी से उदय होने लगा था, क्योंकि जो मजदूर थे तो उनके पास धन एकत्रित हुआ। ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ, वो एक मध्यम समाज बन गया। वो पूंजीपति वर्ग के अधीन रह के काम नहीं करने लगा था, बल्कि एक अपना अलग समाज उत्पन्न हो गया था। तो वो क्या था? मध्यम वर्ग था। ठीक है, जो ना तो पूंजीपति थे और ना ही मजदूर वर्ग से थे, तो वो लोग बने मध्यम वर्ग के। तो मध्यम वर्ग का तेजी से उदय होने लगा था और विज्ञान की नई नई खोजें होने लगी थी। यातायात के साधनों का विकास होने लगा था। जब यातायात के साधन उपलब्ध होंगे तो व्यापार में भी परिवर्तन आएगा, व्यापार भी बढ़ेगा, तो व्यापार भी बढ़ने लगा था। ठीक है,
तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समाजवाद आने की परिस्थितियाँ और क्या मुख्य परिस्थिति थी। कार्ल मार्क्स, ये पढ़े लिखे लोग थे, बहुत समाजवादी लोग थे, समाजवाद विचारधारा को इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल और हीगल जैसे समाजशास्त्रियों का प्रभाव, इनके प्रभाव से इन्होंने जो कुछ भी लोगों से कहा, लोग उससे प्रभावित हुए और उससे प्रभावित होने से ही समाजवाद की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। यूरोप में बदलते हालात। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यूरोप में बदलते हालात। यूरोप में हालात क्यों बदले थे। देखो, पुरातनवादी मतलब कंजर्वेटिव, जो पुराने शासन तंत्र, राजतंत्र और सामंतवादी राजनीतिक व्यवस्था के समर्थक थे। पुरातनवादी मतलब जो प्राचीन से चला आ रहा है उसका समर्थन करने वाले। तो ये क्या करते थे, ये राजतंत्र के समर्थन में थे कि राजा शासन करे, और सामंतवादी राजनीतिक व्यवस्था, जो सामंतवाद था जिसके कि अब धीरे धीरे पतन हो रहा था, ये उसको समर्थन करते थे, जिन्हें कहा जाता था पुरातनवादी या कंजर्वेटिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रेडिकल। रेडिकल मीन्स होता है चेंज करना। तो आमूल चूल परिवर्तनवादी, जो रेडिकल थे वो लोग क्या चाहते थे, वो हर क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते थे। आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे, वो चाहते थे कि जिधर बहुमत ज़्यादा हो, आबादी के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर उनका शासन होना चाहिए। सभी प्रकार के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे, वो कहते थे किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं देना चाहिए, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे सामंतवाद हो, या कोई राज परिवार से संबंधित हो, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, इनके खिलाफ होते थे। संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो, इसका भी विरोध करते थे। वो ये भी नहीं चाहते थे कि संपत्ति के अधिकारी कुछ लोग ही बने रहे। तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेडिकल आमूलचूल परिवर्तनवादियों के बारे में। ठीक है, यूरोप में तीसरी हालात क्या बदले थे, उदारवादी, एक लिबरल पार्टी डेवलप हुई थी, लिबरल पार्टी का विकास हुआ था। वो चाहते थे कि वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वंश आधारित शासक मतलब वही राजतंत्र, राजा उसका बेटा राजा बनता था, तो ये इस सत्ता के विरोधी थे। न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों से शासन व्यवस्था चाहते थे। ये चाहते थे कि जो कानून व्यवस्था है वो किसके द्वारा होनी चाहिए, न्यायपालिका द्वारा निर्धारित जो भी नियम है उनके अनुसार होनी चाहिए। शासन धर्म के स्थान पर संविधान द्वारा नियंत्रित करने के समर्थक थे, और ये शासन के द्वारा, शासन धर्म के स्थान पर, ये धर्म के स्थान पर नहीं, धर्म नहीं चाहते थे कि धर्म किसी धर्म के अनुसार शासन चले, ऐसा नहीं चाहते थे, बल्कि क्या चाहते थे कि संविधान द्वारा नियंत्रित करने के समर्थक थे। संविधान के अनुसार राज्य का शासन चलना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पेरिस कम्यून का गठन, जो कि मजदूर कामगारों का प्रथम विशाल संगठन था। तो मजदूरों का सबसे पहला संगठन का नाम क्या था, पेरिस कम्यून, ये आपको याद रखना है। जगह जगह सामाजिक और राजनीतिक क्लबों का निर्माण हुआ, जहां खूब गर्मा गर्म बहसें हुआ करती थी। महिलाएं अब सार्वजनिक जीवन में बड़ी संख्या में आने लगी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रश्नों पर। जो हमने अभी पैसेज पढ़ा समाजवाद से संबंधित, उस पर आधारित प्रश्न हैं, इनके आपको मैं अभी लिखित रूप में आंसर दिखाऊंगी। पहला है, समाजवाद में किन बातों पर विचार किया जाता है। समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करता है। देखो, आपने वर्कशीट पढ़ ली, अब आपको प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न समझने के बाद ही आप प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचारक फैले। तो यहाँ पे अभी हमने परिस्थितियाँ पढ़ी थी, वो परिस्थितियों का वर्णन करना है। रेडिकल आमूलचूल परिवर्तनवादी और लिबरल उदारवादी वैचारिक रूप से किस तरह से अलग थे। तो यहाँ हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा था, अभी मैं आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। प्रश्न 5 है, आपको मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो आपको ये संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो देखिए, ये हमने अभी समाजवाद की वर्कशीट पढ़ी, अब हम इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, समाजवाद में किन किन बातों पर विचार किया जाता है। तो समाजवाद में समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण पर विचार किया जाता है। समाजवाद शब्द का प्रयोग लोगों द्वारा अलग अलग उद्देश्य और संदर्भों में भी किया जाता है। बच्चों, वर्कशीट जो आप पढ़ते हो, जो आप सॉल्व करते हो प्रश्नों के उत्तर, तो ऐसा नहीं है कि आप केवल प्रश्न और उत्तर ही लिख लो। आपको वर्कशीट का एक एक वर्ड बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, उसके बाद ही आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, अगर आप वर्कशीट को ध्यान से सुनोगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आएंगे। और एक बार आप वीडियो को ध्यान से सुनो और दोबारा में आप सभी प्रश्नों के आंसर लिखो।
आप खुद से भी लिख सकते हो, अगर आप ध्यान से वर्कशीट को सुनोगे समझोगे तो आप प्रश्नों के आंसर खुद से भी लिख सकते हो। अब प्रश्न 2 है, समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करता है? इसका आंसर है समाजवाद निजी संपत्ति या धन पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। ठीक है, निजी संपत्ति पर या धन पर आधारित जो अधिकार हैं इनका विरोध करता है। यह पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ है। जो समाजवाद है ये पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ है तथा उत्पादन व वितरण समाज व राज्य के हाथ में ही हो, इस तथ्य का समर्थन करता है। ठीक है, ये प्रश्न 2। अब प्रश्न नंबर 3 है, यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले थे? तो आपको उन विचारों को यहाँ पर बताना है कि वो कौन कौन से विचार थे जिनकी वजह से समाजवाद परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले थे। मीन्स यहाँ पे आपको वो परिस्थितियाँ बतानी है। ठीक है, विचार नहीं, वो परिस्थितियाँ बतानी है जिनकी वजह से कि समाजवाद समर्थक विचार फैले थे। तो देखो, यूरोप में समाजवाद समर्थक विचार फैलने की परिस्थितियाँ अग्र लिखित हैं, आगे लिखित हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। नंबर 1 है, फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व तथा न्याय जैसे विचारों का पूरे यूरोप में फैलना। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे क्या हुआ था, समानता, बंधुत्व और न्याय जैसे विचार पूरे यूरोप में फैल गए थे। तो इनसे क्या हुआ था, जब विचार फैले थे तो इनसे एक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। ठीक है, नंबर 2 है, सामंतवाद का कमजोर होना। सामंतवाद का धीरे धीरे पतन होने लगा था और नए राष्ट्रों के उदय की भावना। तो जब सामंतवाद का पतन होने लगा तो नए राष्ट्रों के उत्पन्न करने की, उदय करने की भावना लोगों में जागृत होने लगी थी। नंबर 3 है, मजदूरों की संख्या में कमी का होना। जब मजदूरों की संख्या में कमी हुई, उधर सामंतवाद, पूंजीपति वर्ग एक समाज था, पूंजीपति है ना, धनी वर्ग था और एक मजदूर वर्ग था। तो जो सामंतवाद थे, मजदूर थे, उनकी संख्या में कमी हुई, तो उनकी संख्या में कमी होने से एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। नंबर 4 है, पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष का बढ़ना। पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष किसका बढ़ा, जो मजदूर थे वो एक अलग वर्ग बना, मध्यम वर्ग एक अलग वर्ग बना और पूंजीपतियों का एक अलग वर्ग बना। तो इस तरह से वर्ग संघर्ष बढ़ते चले गए। नेक्स्ट 5 है, विज्ञान की नवीन खोजों का होना। बहुत सारी परिस्थितियां थी, जैसे विज्ञान की नवीन खोजों का होना। 6 नंबर है, यातायात के साधनों का विकास होना। 7th पॉइंट है, मध्यम वर्ग का तेजी से उदय होना। ठीक है, और 8th है, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल व हीगल जैसे समाजशास्त्रियों का प्रभाव पड़ना। ये लोग बहुत ही समाजवाद का समर्थन करने वाले लोग थे। तो इन्होंने समाज के लोगों को बहुत प्रभावित किया था, इनके विचारों ने लोगों को बहुत प्रभावित किया था। तो उससे जो है समाज में समाजवाद बहुत अधिक तेजी से बढ़ने लगा था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, रेडिकल आमूल परिवर्तनवादी और लिबरल उदारवादी वैचारिक रूप से किस तरह अलग थे? ठीक है, तो उनके विचारों में किस तरह भिन्नता थी? रेडिकल बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे। जो रेडिकल थे मतलब आमूल परिवर्तनवादी जो थे वो क्या चाहते थे कि बहुमत के आधार पर शासन हो, जबकि उदारवादी मतलब लिबरल वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। और ये क्या चाहते थे, वंश आधारित सत्ता नहीं होनी चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों के अनुसार शासन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो रेडिकल थे वो बहुमत के आधार पर चाहते थे और जो लिबरल थे, उदारवादी थे, वो क्या थे, न्यायपालिका के स्थापित कानूनों के अनुसार शासन चाहते थे। एक ही अंतर था। दूसरा था वैचारिक मतभेद। रेडिकल चाहते थे कि संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही ना हो। देखो यहाँ पे न लिखा है, रेडिकल चाहते थे कि संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही ना हो, जबकि लिबरल ऐसा नहीं चाहते थे। जो लिबरल थे वो इस बात के फेवर में नहीं थे। तो ये उन दोनों में वैचारिक रूप से मतभेद थे। प्रश्न नंबर 5 है, मजदूरों व पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं, संक्षेप में लिखिए। अब आपको इसमें बताना है मजदूर और पूंजीपति वर्ग के बीच में संघर्ष के कारण क्या थे। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव। देखो सबसे बड़ा कारण यही था कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, सबसे बड़ा कारण तो पहले औद्योगिक क्रांति ही था। ठीक है, दूसरा था औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ साथ वर्ग संघर्ष भी बढ़ गया था। इनके बीच में आपस में वर्ग संघर्ष भी बढ़ गया था। ठीक है, तो ये हमने प्रश्न
5 हैं जो इसमें वर्कशीट में दिए हैं। आशा है आप सभी को सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ जाते होंगे। तो लाइक और शेयर जरूर करना, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।